आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। एजुकेटर्स, हेडमास्टर्स और ख़ास तौर पे आजकल फूड डिपार्टमेंट के वाले से जो जॉब्स आई हुई हैं, फूड डिपार्टमेंट्स के जॉब्स की तैयारी के सिलसिले में हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है। लेक्चर नंबर 10 की तरफ हम मूव करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 का पार्ट 1 है। जैसा कि आपको पता है कि हर लेक्चर के 2 पार्ट होते हैं, तो आज 10वां लेक्चर हमारा कंप्लीट जब हो जाएगा, आज पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 है, तो 10 लेक्चर के बाद हमारा ज्ञान टेस्ट होने वाला है। स्टूडेंट्स, आप सब लोगों ने तैयार रहने। जुमे वाले दिन ग्रैंड टेस्ट हमारा होगा। कल चूँकि हमारा पार्ट 2 है लेक्चर नंबर 10 का, तो कल पार्ट 2 मैं कंप्लीट करके फिर आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, 1-2 दिन का। फिर आपने इसकी तैयारी कर लेनी है, ठीक है। सारे ग्रुप्स में मैंने अपने पिछले सारे जितने भी लेक्चर हैं सारे उसका मैंने लिंक शेयर कर दिए हैं। प्रपोजिशन का भी सारे लेक्चर के मैंने लिंक शेयर कर दिए हैं, ठीक है। आपने आराम से तसल्ली से बैठ के डे बाय डे एक एक दो दो लेक्चर करके उसको अच्छे तरीके से सुन लेना है, और साथ अपने नोट्स अपने तैयार करने हैं। और ये वाले नोट्स भी आज इंशाल्लाह ताला आपके सभी के ग्रुप्स में मौजूद होंगे। जितने मेरे पास ग्रुप्स हैं सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये वाले सारे मेरे नोट्स जो है ना, पिछले भी सारे 10 लेक्चर के मैंने इकट्ठे कंपाइल कर दिए हैं। एक ही ये जो ये सारी एक ही फाइल है, ठीक है। इस पीडीएफ फाइल में सारे आपको जो है ना, मैं जितना भी नोट्स मेरे हैं मैंने ये 10 लेक्चर का आपको मैंने सेंड कर देने हैं। तो ये सारे अपने साथ नोट्स को लें, साथ अपना वीडियो लेक्चर देखें, ठीक है। यूट्यूब पे तो आपने अपनी तैयारी फुल करनी है, ठीक है। तो अगर आप पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो पहली दफ़ा जो आए हैं उनसे गुजारिश है कि 0300390482 ये नंबर मेरा आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, मैंने जूम करके दिखा दिया आपको। आपने अपने नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट मुझे व्हाट्सअप करना है, तो आपको भी हम अपनी जो स्टूडेंट लिस्ट है उसमें शामिल कर लेंगे। स्टूडेंट लिस्ट जो हमारी है, जो मेल और फीमेल के अलग-अलग हमारे व्हाट्सअप ग्रुप्स होते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप में हम सारा कुछ अपना मटेरियल शेयर करते हैं, पीडीएफ नोट शेयर करते हैं, टेस्ट लेते हैं, टेस्ट तैयारी जो असाइनमेंट्स आपको देते हैं, एक मुकम्मल निज़ाम के तहत हम जो है तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले जी हमने करना है इंग्लिश। इंग्लिश को पोर्शन जैसे आपको पता है कि हमने नरेशन स्टार्ट किया हुआ है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। मेरी फुल कोशिश है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का ये जो टॉपिक है इसको मैं 10 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दूं। कल जो हमारा जो दूसरा लेक्चर होगा, जो है ना, लेक्चर नंबर 10 का पार्ट 2 जब होगा, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका। और इस ग्रैंड टेस्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम फुल मुकम्मल तौर पे आपकी जो असेसमेंट है आपका मैं टेस्ट ले सकूं, क्योंकि इस टेस्ट की बेस पर ही अब मैंने आपको ये जो है ना, नेक्स्ट हमारी एफबीआर की जॉब्स आई हुई हैं उसमें मैंने अप्लाई करवाना। जो जो लोग मेरे जो है ना इस टेस्ट में कामयाब होंगे इंशाल्लाह उसको मैं मुकाबले में उतारूँगा एफबीआर में। और इंशाल्लाह जो हमारे जो है ना स्टूडेंट उनमें से कुछ ना कुछ हमारा हिस्सा भी एफबीआर में हो जाएगा। 2-4 सीटें हम वहाँ से ले उड़ेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो आज चलते हैं नरेशन की तरफ। नरेशन में आपने कल मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग पार्ट में आपने रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करना है। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी कि आपने रिपोर्टिंग पार्ट कैसे आपने उसमें रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करना है। आज हमने करना जी रिपोर्टेड स्पीच की तरफ हम मूव करने लगे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। रिपोर्टेड स्पीच सबसे पहले जी क्या करना है, आपने रियलाइज़ द लॉजिक। आपने सबसे पहले लॉजिक जो है ना उसको रियलाइज़ करना है कि ये क्या है। उस जो सेंटेंस है उसकी लॉजिक आपने देखनी है। अब लॉजिक क्या है, अब देखें नरेशन जो है ना, नरेशन में बहुत से रूल्स वगैरह लोग रट्टा लगवाते हैं जी। डेफिनेट को प्रेजेंट में, प्रेजेंट को पास्ट में, पास्ट को फ्यूचर, ये वो पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन से रट्टे लगवाते हैं। एसओएल रूल, फलाना रूल, फलाना रूल। जी मुझे तो वो रूल आता कोई नहीं, कोई भी, ठीक है। मैं तो सीधा सीधी बात करता हूँ, लॉजिक के साथ बात करता हूँ, ठीक है। ये रट्टा सिस्टम जो है ना मुझे नहीं आता, तो मैंने सिर्फ लॉजिक की बात करनी है। आपने सिर्फ लॉजिक देखना है कि जो इसमें सेंटेंस है उसमें लॉजिक क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ, माई मोम सेड टू मी आई लव यू। एक सेंटेंस है ना, मेरी माँ ने मुझे कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अब यही फिक्रा ये मैंने डायरेक्ट अपनी माँ के मुंह से सुना। अब यही बात मैंने किसी और को बतानी है जाके, ठीक है। वो जो बंदा सुनेगा वो डायरेक्ट मेरी माँ के मुंह से तो नहीं सुनेगा, क्योंकि मेरी माँ ने जब मुझे कहा था तब कोई और सिचुएशन थी, कहीं और हम बैठे होते, कोई और वक्त था। अब जब मैं उसको बताने लगा हूँ, ठीक है, अब कोई और वक्त है, मीन्स के टेंस चेंज हो गया है। वक्त को कहते हैं ना, ज़माने को टेंस कहते हैं ना। तो जब मेरी माँ ने मुझे कहा था, पता नहीं वो 10 मिनट पहले का है, 1 घंटा पहले का है, या 2 घंटे पहले का है, 10 दिन पहले का है, परसों तरसों का है, कब मुझे कहा था उसने। और दूसरी बात क्या है, जब मेरी माँ और मेरे दरमियान मुकालमा हो रहा था ना, तो मेरी माँ मुझे कह रही थी, मैं सुन रहा था। क्या मतलब है, माँ तब सब्जेक्ट थी, मैं तब जो ऑब्जेक्ट था। माँ कह रही थी, मैं सुन रहा था। अब मैं बता रहा हूँ, सामने वाला बंदा सुन रहा है। थोड़ी सी लॉजिक समझनी है आपने कि जब मैं था, मैं थोड़ा सा साथ साथ आपको व्हाइट बोर्ड पे ले जाऊं, ठीक है। अब देखें क्या था जी कि
जब जो था ना, मेरी माँ ने मुझे कहा था, ठीक है, आई लव यू, ये मेरी मॉम थी और मैं ये यहाँ पे मैं हूँ, मी, ठीक है। इन दोनों के दरमियान मुकालमा हो रहा है। अब यही लफ्ज़ जो है ना, यही जो बात है, ये बात मैंने तीसरे बंदे को बतानी है, कोई थर्ड पर्सन है। अब मुझे बताएं, यही बात मैं जब उस बंदे को बताऊंगा, इसमें अल्फाज चेंज होंगे कि नहीं? मैं फॉर एग्जांपल यही बात, यहाँ पे कोई खातून है, उसको मैं जा कह देता हूँ आई लव यू, उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर आपको पता है क्या होंगे, ठीक है ना? तो या फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई और है, मैं किसी को और को जाके, ये जो बंदा सुनने वाला है नेक्स्ट को जाके ऐसे ही कह देता है आई लव यू, तो क्या मतलब है? क्या मतलब है? फिर वो आपको पता ही है, जूते डंडे ठुड्डे जो कुछ भी है, ठीक है। तो अब इसको हमने चेंज करना है, इस लफ्ज़ को चेंज करना है। अगर मैं यही लफ्ज़ नेक्स्ट पर्सन को ऐसे बता दूं कि मेरी माँ मुझे कहती है कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, वो कौन? मेरी माँ, वो मुझसे मोहब्बत करती है। तो यहाँ पे आपने लॉजिक सिर्फ समझना होता है कि ये जो रिपोर्टिंग पार्ट है, जो रिपोर्टिंग पार्ट है, इसको मैंने नेक्स्ट नरेट करना है, रवायत करना है, आगे जाके बताना है, नेक्स्ट बंदे तक बात पहुंचानी है। अब पीछे मैं जब तक नहीं देखूंगा, रिपोर्टिंग पार्ट को मैं जब तक नहीं देखूंगा, मुझे ये समझ नहीं लग सकती कि मैंने नेक्स्ट इसको किस तरह आगे बयान करना है, जाके नेक्स्ट मैंने किस तरह लोगों को नरेट करना है, नरेशन इसकी मैंने कैसे करनी है, ठीक है। तो जो अब इनडायरेक्ट जो बात बंदा सुन रहा है, ठीक, उसको मैंने कैसे बतानी है, पीछे वाले की मैंने लॉजिक देखनी है। लॉजिक कौन कौन सी हैं, चलते हैं अपने दोबारा लेक्चर की तरफ। ये बात आपने बिल्कुल क्लियरली आराम तसल्ली से सुकून से सुननी है मेरी बात, ठीक है। थोड़ी सी सुकून के साथ आप सुन लेंगे ना, इंशाल्लाह ताला नरेशन आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अब जी, सबसे पहला रूल है काउंट द इन्वॉल्व्ड पीपल। इन्वॉल्व्ड पीपल क्या है कि सेंटेंस में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पहला सेंटेंस है, शी सेड टू मी आर यू कमिंग विद अस। क्या मतलब है? इसमें आपने सिर्फ पहले काउंट करना है कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। शी है, वो एक खातून है, एंड मी और मैं हूँ, ठीक है। दो बंदे इन्वॉल्व हैं, कौन कौन है? मैं और एक खातून है, कोई शी है, ठीक है। अब उसने मुझे ये बात कही है, अभी तक काउंटिंग तक रखते हैं। नेक्स्ट है जी, माई मॉम सेड टू मी, इसमें मेरी माँ है और मैं हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है जी, असलम सेड, इसमें देखें क्या है, सिर्फ असलम है और कोई भी नहीं है, ठीक है। असलम यहाँ पे आपने काउंट कर लेना। ही सेड, वो कौन है? कोई कोई मर्द है, कोई यहाँ पे आदमी है, वो, ठीक है जी। आपने काउंट कर लिए, समझ आ गई बात की। दूसरी बात, चेंज द प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इन आरपी। क्या मतलब है? प्रोनाउन जो है ना, ही शी वी दे इट, जो लग रहा है उसको आपने चेंज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इन आरपी। आरपी मीन रिपोर्टिंग पार्ट। रिपोर्टिंग पार्ट में सब्जेक्ट क्या है, उसके मुताबिक आपने प्रोनाउन को चेंज करना है, ठीक है। और मेरे पास जी कोई कानून नहीं है, कोई रूल नहीं है, मैं तो सिर्फ यही लॉजिक से बात समझाता हूँ, और मेरे आज तक जो है ना नरेशन अब कभी मेरी वीक नहीं हुई। आप देखें जी, पहले क्या, शी सेड टू मी आर यू कमिंग विद अस। अब आपने मुझे बताना है, हम वाइट बोर्ड पे चलते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम रेज कर लें, ठीक है। क्या जी, शी सेड टू मी आर यू कमिंग विद अस, ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल। अब इतने पार्ट में देखें, इतने पार्ट में आपने देखना है कौन कौन इन्वॉल्व है। और दूसरा पार्ट है जी, मैं उसको ज़रा मुकम्मल लिख दूँ, आर यू कमिंग विद अस। ये दो हिस्से हैं। आप मुझे बताएं, ये पहले हिस्से में आपने देखना है कौन कौन इन्वॉल्व है। यहाँ में शी इन्वॉल्व है और मैं इन्वॉल्व हूँ, ठीक है। इसमें इस हिस्से में शी जो है ना, ये सब्जेक्ट है, ये बंदा काम कर रहा है, ये बंदा बात कर रहा है, और मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट हूँ, मैं सुन रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब जब यहाँ पे इस फिक्रे में आएगा ना, इस हिस्से में, अब मैं यहाँ पे बताने वाला हो जाऊँगा। क्या मतलब है? इसकी जगह पे मैं हो जाऊँगा,
क्योंकि यहाँ पे मैं बताऊँगा ना, तब तो उसने मुझे बताया था, तब उसने मुझसे पूछा था, अब यहाँ पे आके यहाँ पे मैं आ गया। तो इसका मतलब है मी जो है ना, मी यहाँ पे मी जो है ना, मी को मैं चेंज करूँगा, यहाँ पे मी को मैं यहाँ पे सब्जेक्ट बनाऊँगा। अब यहाँ पे स्पीकर मेरे पास है, तब माइक किसके पास था? शी के पास था ना माइक। किसने कहा था? मुझे कहा था। अब मैंने नेक्स्ट जाके बात किसी को बतानी है ना, ठीक है। तो अब माइक मेरे पास है, तो मैं मी को यहाँ पे माइक पे लेके आऊँगा। तो मी किसे कहते हैं? मुझे कहते हैं। तो मी को मैं आई कहूँगा ना, अपने आप को आई कहूँगा ना, ठीक है। अब उसके बाद देखें जी, आर यू कमिंग विथ अस? अस, यहाँ पे देखें कौन कौन इन्वॉल्व है, यू और अस, ठीक है। ठीक, और दूसरी बात, किसकी मैंने बात बतानी है? सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? शी है, शी है, ठीक है। यू और अस का क्या मतलब है? अस का मतलब है, वो मुझे पूछ रही है कि आप हमारे साथ, क्या मतलब है? ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं वो, उनके साथ मैं उनके साथ शामिल हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा आपको। सिर्फ आपने आज सिर्फ ये जो है ना सब्जेक्ट, और जो ये माइक जो है ना, माइक चेंज करना सीखना है कि आज माइक किसके पास होगा नेक्स्ट, ठीक है। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह सारा हमने क्लियर कर लेना है नरेशन को, ठीक है। आज सिर्फ आपने माइक चेंजिंग सीखनी है कि माइक हमने कैसे चेंज करना है। माइक का मतलब जो बोल रहा है, यहाँ पे शी बोल रही थी, मैं सुन रहा था। अब नेक्स्ट जाके मैंने बात बतानी है किसी को, इन डायरेक्ट मैंने सुनी है, इनडायरेक्ट जाके मैंने सुनानी है, ठीक है। तो पीछे आपने देखना है, उसके मुताबिक आपने जो है ना इसको आप चेंज कर लेना, ठीक है। चलते हैं जी अपनी एग्जांपल्स की तरफ, ठीक है। इससे फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ी शॉर्ट करके आपको बताता हूँ, ठीक है जी। चलें जी, ये हम आगे जी अपने दोबारा वीडियो की तरफ, ठीक है जी। शी सेड टू मी, आर यू कमिंग विद अस? इसमें देखें, शी ने कहा था, मुझे कहा था। अब यहाँ पे मैं चेंज करूँगा, किसको करूँगा? शी टोल्ड मी, शी। अब इसको आप छोड़ दें नेक्स्ट, कि ये जो सवालिया फ़िक्रा है, ये एक्सप्लेनेटरी है, ये क्या है, इंटेरोगेटिव, वो बात की बातें हैं, ठीक है। ये अब टोल्ड में आस्क्ड लगेगा, क्या लगेगा, ठीक है, वो बाद में आपको बता दूंगा। शी टोल्ड मी, आर यू कमिंग विद अस? ठीक है, आर, अब मी को मैं किस में बदलूंगा? आई में। यहाँ पे अब माइक सिर्फ चेंज करने की बात कर रहे हैं, माइक इसमें चेंज होगा, मी को आई में। अब माई मॉम सेड टू मी, मॉम ने मुझे कहा। अब यहाँ पे मैं सुनने वाला हूँ ना, तो नेक्स्ट कौन आएगा? मैं ही आऊँगा, आई आएगा, ठीक है। ही, अब आई लव यू, इसको मैंने नेक्स्ट किसी को बताना है, तो क्या बताऊँगा? आई लव यू नहीं, शी लव्स मी, शी लव्स मी, शी लव्स मी। आई को किस में बदलेंगे? शी में बदलेंगे, क्योंकि पीछे क्या था? माई मॉम था नहीं, तो मॉम में ही तो नहीं लगा सकता, मॉम के साथ शी लगाऊंगा ना। असलम सेड आई गो टू स्कूल डेली, यहाँ पे क्या है? असलम कह रहा है आई गो टू स्कूल डेली। अब क्या मतलब है? यहाँ पे असलम ने कहा था, अब उसी की बात नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ। आई कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ पे? असलम है ना। आई के लिए, असलम के लिए मैं लगाऊंगा ही, कि वो स्कूल जुड़ जाता है। मैं ये तो नहीं क्या कह सकता जाके, मुझे असलम ने कहा कि मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, तो नेक्स्ट में जाकर फिर किसी को कहता हूँ जी असलम, असलम रोज़ स्कूल जाता हूँ, वो स्कूल रोज़ जाता है, ठीक है। आई को हम किस में बदलेंगे? ही में। असलम मर्द है ना, शी में तो नहीं बदल सकते, ठीक है। ही सेड डैश आई लिव इन गुजरांवाला। ही सेड, ही सेड क्या मतलब है? ही पीछे को मरता है ना, तो आई किस में बदलेंगे हम? ही में बदलेंगे। समझ आ गई जी? ये था एक नरेशन के वाले से। तो ये थोड़ा सा हमारा जो ना ये दरमियाना सा टॉपिक का चला है, ठीक है। नेक्स्ट जब कल मैं सारा मुकम्मल फ़िक्रा आपके साथ चेंज करूँगा ना, तो फिर आपको नरेशन की बिल्कुल क्लियर कट समझ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एजुकेशन है, ये तो आपको पता है कि आपने रिवाइज़ करने हैं लेक्चर्स पिछले ही, ठीक है। 10 लेक्चर तक हमने इसको स्टॉप किया हुआ है, क्योंकि एजुकेशन हिस्ट्री हमारी मुकम्मल हो गई थी। तो अब हमने क्या करना है जी, 10 लेक्चर्स के बाद एजुकेशन को दोबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में हमने किया थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। जैसे कि आपको मैंने कल बताया था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो टॉपिक हो कल हमने क्लियर करना है। तो आज हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक जो होगा ना, वो इंशाल्लाह ताला आज हमने मुकम्मल कर देना, कल को नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ये जो पीपीएससी में क्वेश्चन पूछ जाते हैं ना,
वो थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन, तीसरा और चौथा मुतनासिब भी कभी कभी पूछ लेता है, वो आज हमने पढ़ने हैं जी। सॉरी जी। इन थर्ड प्रोपोर्शन 2 वैल्यूज आर गिवन, वाइल इन फोर्थ प्रोपोर्शन वी गिव 3 वैल्यूज। ठीक है जी, ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है, वाइट बोर्ड पे चलते हैं थोड़ा सा, और आपको मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है ना वो आज थोड़ा सा क्लियर करा देता हूँ। नेक्स्ट कल हम इंशाल्लाह कोई और टॉपिक स्टार्ट करना है। थर्ड, लो जी, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन में आपको दो वैल्यूज़ दी होंगी, फॉर एग्जांपल देता है 4 और 6, और फोर्थ प्रोपोर्शन में 3 वैल्यूज़ दी होती हैं, 4, 6 और 8 फॉर एग्जांपल दे देता है। अब इसमें कहेगा इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, इसमें कहेगा फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो, तीसरा मुतनासिब निकालो या चौथा मुतनासिब निकालो। ठीक है, तो आपने किस तरह करना है, जब आपने तीसरा मुतनासिब निकालना है तो आपने लिखना है 4:6। ठीक है, आगे लिखना है जी प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन दो रेशो इकट्ठी मिलाते हैं तो फिर ये प्रोपोर्शन बन जाता है। ठीक है, तो आप प्रोपोर्शन को रहने दें, आप इसमें बराबर लगाएं सीधा ही। ठीक है, आपने कौन सा कोई मैथमेटिक्स का मैटर कम ध्यान देना, आपने बराबर लिख देना। ठीक है जी, आगे ये जो दूसरे वाला नंबर है ना, इसको आपने 2 दफ़ा लिख देना, दोबारा फिर इसको लिख देना, दोबारा फिर लिख देना, और 7 रेशो में डाल देना एक्स। ये बात आपने याद कर लेनी है। ठीक है, अब फोर्थ प्रोपोर्शन पे चलते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन में चूँकि 3 वैल्यूज़ खुद ही दी होती हैं, इन तीनों को आपने सीधा ही तरतीब में लिख देना, 4:6 बराबर 8:x। यहाँ तक समझ आ गई बात की। ठीक है जी, अब आपने क्या करना, ये जो रेशो है ना, रेशो को आपने बदल देना बटे में। आपको पता है रेशो क्या होता है, बटा होता है। तो ये आ जाएगा 4/6 बराबर आ गया 6/x। ये भी 4/6 बराबर आ गया 8/x। ये मैं साथ साथ दोनों को करवा रहा हूँ, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन, तीसरा प्रोपोर्शन और चौथा मुतनासिब। ठीक है, अब इसको आप बिल्कुल वही काम जो कल मैंने आपको बताया था, ज़रब चिल्ले पर इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये इसका जो बटा है इधर आ जाएगा, इसका बटा उधर चला जाएगा। ये क्या आ जाएगा, एक्स को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x बन जाएगा, ये 6 को उधर से मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 36 बन जाएगा। ठीक है जी, अब उसके बाद ये एक्स हमने इधर रखना है, 4 उधर रह जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 36/4, इसका आंसर आ जाएगा 9। अब इसको भी ये इधर चला जाएगा एक्स, ये 6 इधर चला जाएगा, ये क्या आ जाएगा 4x, ये आ जाएगा 8×6 = 48। ठीक है, तो 4 इधर एक्स उधर 48 नीचे, क्या आंसर आ जाएगा 12। ऐसे ही करना है ना, 4 नीचे आ जाएगा ना, एक्स के यहाँ पे मल्टीप्लाई होता जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 4 को 12 जो 48 का काटेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इस तरह आपने थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शन जो भी आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, तो आपने इस तरह, अगर थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो आपको 2 वैल्यूज़ देगा, आपने 2 वैल्यू सीधी लिख के दूसरी वैल्यू को 2 दफ़ा लिखना है, अगले वाली रकम में साथ लिखना, 7x लगा देना। और फोर्थ प्रोपोर्शन में 3 वैल्यूज़ दी होती हैं, तो तीनों को आपने तरतीब से लिख के एंड पे एक्स लगा के तो आपने इसको सॉल्व कर देना है। ठीक हो गया जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या जी, अब ये जो फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4 और 6, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 4, 6, 8, ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट के तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट। कहता है इसमें बड़ी रकम कौन सी है, बड़ी रकम कौन सी है, 75:25, 7:2, 40:20। इसमें आपने बताना था, ये अक्सर ही इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है, और अक्सर लोग जिससे धोखा खा जाते हैं। जैसा यहाँ पे नज़र आ रहा है जी 75 और 25, ये बड़े बड़े नंबर नज़र आ रहे हैं, तो लोग इसको लगा देते हैं, हालांकि ये छोटा है। ठीक है, कैसे है इसको आपने देख लेना है। जैसे जी फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, इसमें कहता है जी 75:25, 7:2, और तीसरा शायद क्या था पीछे, मैं ज़रा उसको देख लूँ। एक मिनट में ज़रा देख लूँ उसको क्या था हमारा तीसरा तीसरा जो था ना, 40:20। ठीक है जी, 40:20, 40:20, इसको हमने करना है। अब कहता है ना, मुझसे बताओ सबसे बड़ी रेशो कौन सी है। तो आपने क्या करना, ये जो रेशो है ना, अभी मैंने आपको बताया रेशो का मतलब होता है बटा, आपने इसको बटे में चेंज कर देना। ये 7/2 आ गया, ये क्या आ गया 40/2। ठीक, आप 25 एक बार 25, 25 3 बार 75, इसका आंसर क्या है 3 है। 2 को 7 पे डिवाइड करें, 2 को 7 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 3/5। यही है ना, तकसीम आपको आती होगी। ठीक है, 2 को 40 पे, यहाँ पे 20 था, 20 को 40 पे तकसीम करें, क्या आंसर आ गया 2, 40 को 20 पे तकसीम करें 2, इसका आंसर क्या आएगा 2। अब देखें सबसे ज़्यादा आंसर किसका आ रहा है, 7:2 का सबसे बड़ा आ रहा है, तो ये हमारे सबसे बड़ी रेशो है। ठीक है, इस तरह आपने लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट वो पूछ लेते हैं, अक्सर पूछता है, ये अक्सर इस सवाल पूछा जाता है, तो आपने ये देख लेना कि रेशो कौन सी सबसे बड़ी है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहता है जी
15% ऑफ एक्स इज सेम एज 20% ऑफ वाई, देन एक्स रेशो वाई क्या होगा। बिल्कुल आसान सिंपल सा क्वेश्चन है, नज़र आने में दिखने में लग रहा है पता नहीं कितना को मुश्किल है, लेकिन ये कुछ नहीं कहता जी। 15% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20% ऑफ वाई, ठीक है। और एक्स रेशो वाई क्या होगा ये आपने निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ लें एक्स रेशो वाई का क्या मतलब है, एक्स बटा वाई, ये आपने निकालना है, ठीक है। अब देखें ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल जो मेरा दूसरा लेक्चर था ना मैथमेटिक्स के वाले से, उसके मुताबिक आपने इसको हल करना है। क्या मुझे 15 परसेंट, परसेंट का मतलब आपको बताया हुआ है बटा 100, ऑफ का मतलब है मैंने आपको बताया हुआ है ज़रब होता है। एक्स क्या जी, यहाँ पे एक्स आ गया। इज इक्वल क्या मतलब हो गया, बराबर। इज कहते हैं बराबर को मैथमेटिक्स में, यहाँ पे तो इक्वल भी साथ लिखा हुआ है, इज इक्वल बराबर 20%, 20% परसेंट का मतलब क्या होता है बटा 100, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ऑफ का मतलब होता है ज़रब और वाई, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको सिंपली हल कर दें, ठीक है। ये क्या आ गया 15x बटा 100 बराबर क्या आ गया 20y बटा 100, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, ठीक है। तो ये 100 के साथ काट जाएगा, ऐसा आपको पता है ये ज़रब चले पर, ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है, आपने इसको देख लेना है। तो आपने अब निकालना क्या है, एक्स बटा वाई, मीन्स के वाई उधर ले जाएं, ये क्या आ जाएगा एक्स बटा वाई, और 15 इधर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 20 बटा 15। तो इसको काट लें 3 से 3 5 बार, किससे का 5 से 5 3 बार 15, 5 4 बार 20, आंसर क्या आ जाएगा 4 बटा 3, 4 बटा 3। ये आपने इस तरह कर लेना, ठीक है जी। समझ आ गई है, बिल्कुल सिंपल सवाल था। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में वैसे अक्सर पूछता है वो, ठीक है जी। 4:3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.4 ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 0.06 ऑफ अनदर नंबर, देन द रेशो ऑफ नंबर इज। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 3:20 इसका आंसर आता है। ये आपने मुझे हल करके देना, ये आपकी असाइनमेंट है। बिल्कुल उसी ऊपर वाले की तरह ही 0.4 ऑफ ए नंबर, एफ नंबर ऊपर एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स नहीं दिया हुआ है, तो आप एक नंबर का नाम एक्स रख दें, दूसरे नंबर का नाम वाई रख लें, ठीक है। 0.4 ज़रब एक्स बराबर 0.06 ज़रब वाई, ठीक है। ये आपस में बराबर है, इज इक्वल टू, इसमें से आपने एक्स और वाई की रेशो निकाल देनी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये आपकी असाइनमेंट है। नेक्स्ट जी साइंस में आज हमने किया जब कंप्यूटर वाला पोर्शन, कंप्यूटर के पोर्शन में जैसा कि आपको पता है कि आजकल वो सॉरी मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो माजरत अगर आपको ये डिस्टर्बेंस हो रही है तो साइंस में हमने किया जी कंप्यूटर वाला पोर्शन। कंप्यूटर में जैसा कि आपको पता है कि आजकल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की शॉर्ट कीज़ को बड़ा पूछ रहा है, पीपीएससी में खास तौर पे, एनटीएस में और पीपीएस में। तो पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को उन्होंने 10 साल लगाए हैं, अच्छे से तगड़ा लगाया। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वो शॉर्ट की नहीं पूछता, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की अक्सर पूछता है या एक्सेल की पूछता है। तो ये पावर पॉइंट की मैंने शॉर्ट कीज़ लिखी हैं, ठीक है। इसमें आप देख लीजिएगा, आप आज नोट्स आपको मिल जाने, ठीक है। ये दो पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बाकी आपने देख लेनी है, ठीक है। इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, अभी वीडियो लंबी करनी है। क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन कंट्रोल एन होता है, और ऐड न्यू स्लाइड कंट्रोल एम होता है। ये कंट्रोल एन और एम ये आपने गौर से देख लेना है, ठीक है। अगर आपने प्रेजेंटेशन नहीं बनानी है ना, नई प्रेजेंटेशन बनानी है, तो फिर आप कंट्रोल एन शुरू प्रेस करेंगे तो नई आपकी प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगी। अगर आप उसी प्रेजेंटेशन के अंदर एक नई स्लाइड ऐड करना चाहते हैं ना, सॉरी नई स्लाइड ऐड करना चाह रहे हैं, जो लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को समझते हैं उनको पता है स्लाइड किसे कहते हैं, जो लोग नहीं समझते उनके लिए मैं एक आम उर्फ आम बात बता दूं कि समझें कि हमने एक नोट्स तैयार कर रहे हैं ना, तो एक ही नोट्स के अंदर नया सफ़ा ऐड करना है ना, तो फिर कंट्रोल एम होगा। अगर आपने नए नोट्स ही नए बनाने लगे हैं, वो सारी फाइल बंद करके नई फाइल बनाने लगे हैं, तो फिर हम कंट्रोल एन करेंगे, ठीक है। ये बाकी सारी आपने देख लेना है, बिल्कुल आसान आसान है, ठीक है जी। ये कंट्रोल क्लोज आपने किस तरह करना है, स्लाइड शो किस तरह करनी है, स्टार्ट स्लाइड शो कैसे करना है, ठीक है। ये लेआउट वगैरह, ये बोल्ड जूम, ये सारे आपने देख लेने हैं, बिल्कुल सीधे सीधे आपने इसकी ये समझें कि रट्टा ही है, ठीक है। आगे इस्लामियत है। इस्लामियत के पोर्शन में आज हमने किया जो होली फैमिली, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ उम्महातुल मोमिनीन। होली प्रॉफिट पीस भी पान हिम हैज़ 3 सन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे। इसमें आपने गौर से ज़रा देखना है, मैंने इसमें आपको असाइनमेंट भी देनी है इस्लामियत में। हज़रत कासम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऑल डाइड इन लाइफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही तीनों बेटे जो थे वफ़ात पा गए थे। 4 डाटर्स थी, 4 बेटियां थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे बड़ी थी, हज़रत रुकैया, हज़रत उम्मुल कुलसूम और सबसे छोटी थी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक है जी।
अब यहाँ पे आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने ये बताना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे थे वो कौन सी, जो उम्महातुल मोमिनीन है, कौन सी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, उन किसके बतन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे पैदा हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट है वाइफ्स होली प्रॉफिट पीस भी पान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बीवियाँ जी, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत सौदा, हज़रत हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा, हज़रत ज़ैनब बिनत जहश, हज़रत उम्मे हबीबा, हज़रत सफ़िया, हज़रत मैमूना और हज़रत उम्मे सलमा। ठीक है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ उम्महातुल मोमिनीन है। अब यहाँ पे आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने अपने ग्रुप में डिस्कस करना है। ठीक है, इंडिविजुअल अगर नहीं भी समझ आ रही तो ग्रुप में डिस्कस करना है क्या ये तरतीब मैंने ठीक लिखी है। सबसे पहले हज़रत खदीजा ही थी, दूसरे नंबर पे हज़रत सौदा ही थी, तीसरे नंबर पे हज़रत आयशा ही थी। अगर इसमें से कोई आपको समझ रहे हैं कि इसमें तरतीब ठीक नहीं है तो आपने मुझे तरतीब ठीक करके देनी है। ये भी आपकी असाइनमेंट है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज जैसा कि आपको पता है कि हमने जो है ना कंट्रीज़ के आपने शुरू किए हुए हैं, उनके कॉन्टिनेंट्स, और हमने साथ शुरू किया उनके कैपिटल्स वगैरह, उनके दारुल हुकूमत जो हैं। तो डी, ई और एफ़ ये आज हम क्लियर करेंगे। एफ़ तक हम आज आ चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम जो है ना अल्फ़ाबेटिकली इनको याद कर रहे हैं। तो डेनमार्क, डजबूटी, डोमिनिका, ईस्ट अमूर, इजिप्ट, एरिटेरिया, एस्टोनिया, एथोपिया, फिजी, फिनलैंड और फ्रांस, ये आज हमारे डी से एफ तक थे। ये आपने देख लेने हैं, बिल्कुल आसान है, सीधा सीधा ये याद करने वाली चीज़ें, इसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है। ये आपने साथ साथ याद करते जाना। ठीक है जी। और करंट अफेयर और उर्दू, ये 2-3 टॉपिक रहेगा। ये कल इंशाल्लाह ताला आपका जो ना लेक्चर नंबर 10 का जो दूसरा पार्ट होगा वो भी इसके साथ मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन ये जो नोट्स आज मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, सारे ग्रुप्स में आ जाएंगे। आपने ये नोट्स आपने अगर प्रिंट कराने हैं तो वेरी गुड, अगर प्रिंट कराते हैं तो ये अच्छी बात है। तो साथ प्रिंट खोल लें। अगर प्रिंट नहीं खोलना तो वैसे पीडीएफ किसी मोबाइल पे खोल के तो दूसरे मोबाइल पे आप इसको जो है ना साथ साथ जनाब इसकी वीडियो देखें। पिछले लेक्चर के साथ के मैंने लिंक आपके साथ शेयर कर दी है। साथ साथ अपना ये पढ़ें, साथ साथ अपने नोट्स तैयार करते जाएँ। तो इंशाल्लाह ताला 10 लेक्चर ये जो आप सुन लेंगे, इसको क्लियर कर लेंगे, तो आप समझें हमारा 25% जो ना चौथा हिस्सा तैयारी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है, 25% तैयारी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। चौथा हिस्सा आपकी प्रिपरेशन ख़त्म हो चुकी है। अगर आप ये अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ लेते तो समझिए कि 25% आपने ज़ाया कर चुके हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।